पॉलिटी के आंसर फॉर्मेटिंग की इस क्लास में किस प्रकार से आप आंसर को फॉर्मेट करेंगे और कैसे आंसर लिखेंगे ताकि अधिकतम नंबर आए, यही हमारा गोल रहता है। तो पहला काम है कि पॉलिटी के प्रश्नों में 3 बातें अनिवार्यतः ध्यान रखनी होती है। पहला नंबर प्रामाणिकता, दूसरा नंबर तुलनात्मक और तीसरा नंबर व्यवहारिकता। अब जो प्रामाणिकता वाला पार्ट है उसके सामने डैश करके लिखिए कि उसमें आर्टिकल लिखने, मतलब आप जिस भी बात को लिख रहे हो उससे संबंधित जो भी आर्टिकल होगा उसमें ये नहीं कहना है कि आर्टिकल 26 के अनुसार, बस वो बात खत्म हो और उसके कोष्टक में आर्टिकल 26 लिख दिया। आर्टिकल 26 के अनुसार नहीं बोलना है, फिर से बोल रहा हूं। क्या करेंगे, जो भी बात लिखा जहां भी लगा वहीं पर उसका आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल 26, आर्टिकल 40, आर्टिकल 74, जहां जहां वो बातें होगी, जितनी जगह आप इसको कोड करेंगे, है ना, आर्टिकल को, उससे आपके आंसर में गुणवत्ता आ जाएगी, प्रामाणिकता आ जाएगी। ठीक, यानी कि आपको बार बार ये मैं कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा आप उनका यूज कर पाएं डिपेंड करेगा आपके अध्ययन की गहराई कितनी है और कहां कहां पर आप उसको यूज कर पाएंगे। पहला कि आप लोगों को आर्टिकल पता होने चाहिए, तब तो यूज करेंगे ना आप, सही है। तो वो तो अनिवार्य शर्त है कि आर्टिकल आना ही चाहिए। ठीक, एक हो गया। दूसरा नंबर है तुलनात्मक। जब भी आप संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न लिखें या पॉलिटी का कोई भी प्रश्न लिखते हो तो आंसर तुलनात्मक चाहिए। सीधे सीधे केवल भारत की बातें बता देना ये अच्छा नहीं माना जाएगा, अच्छा माना नहीं जाता है। इसका मतलब है कि आपकी समझ का स्तर कमजोर है। आपको अपनी समझ का दायरा बड़ा दिखाना है, भले आपका समझ का दायरा छोटा हो। तुलना करते समय तुलनात्मक के सामने डैश करो और उसके सामने पहला जहां से आपका संविधान का मूल ढांचा बना है, मतलब ब्रिटेन, कामा, ब्रिटेन के अलावा जब आप तुलना करेंगे अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से और तीसरा महत्वपूर्ण कनाडा के संविधान से। इसका मतलब है कि आपको अपने संविधान के आंसर में इन 3 देशों के साथ तुलनात्मक आंसर लिखना है। ठीक, जहां जरूरत पड़ेगी एक लाइन में, जैसे आप अपनी भारत की बात कहते हैं कि भारत में गणतंत्र प्रणाली है, बस उसके बगल में 1-2 शब्द लिख देना है, लेकिन ब्रिटेन में राजतंत्र, बस खत्म, सही है। लेकिन से अपनी बात को वहां जोड़ देंगे तो वहां पर लिख भी लो आप, है ना। जो जो बातें आपको बताई जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सही। मतलब तुलना करना है, भारत की बात ही करेंगे आप, लेकिन बात करते करते बीच में क्या कह देंगे, लेकिन यूएसए में ऐसा होता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा होता है, लेकिन कनाडा में ऐसा है। ठीक, इसका मतलब है कि केवल आपको इंडिया के संविधान की समझ नहीं है, बल्कि आप ब्रिटेन के संविधान को, यूएसए के संविधान को, कनाडा के संविधान को भी जानते हैं। बहुत सामान्य समझ से भी हमारा काम चल जाएगा। इतनी समझ मैं आपकी विकसित करा लूंगा, उसकी आप चिंता छोड़िए, सही है। कहां कहां यूटिलाइजेशन करेंगे आप, वो हम आपको बता देंगे। पहला वाला कैसे यूज करेंगे मैं बता चुका हूं, है ना। ये लास्ट में हम केवल उसके आर्टिकल का नाम लिख देंगे, हो गया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं कि आंसर व्यवहारिक चाहिए। कैसा, व्यवहारिकता का मतलब है डैश, समसामयिक घटना से जोड़कर। ठीक है, किसे जोड़कर, समसामयिक घटना से जोड़कर। इस समसामयिक घटना से जोड़कर के बाद कामा लगाओ, और ये जो समसामयिक घटनाओं से आप जोड़कर आंसर लिखेंगे ये अंतिम पैराग्राफ होगा। पहला तो बात हो गई, कामा लगा के कौन सा पैराग्राफ होगा, अंतिम पैराग्राफ होगा। ठीक, अंतिम पैराग्राफ होगा, फिर कामा लगाओ। अंतिम पैराग्राफ तो होगा, समसामयिक घटनाओं से आप जोड़ोगे, लेकिन आपकी एक आदत बड़ी खराब होती है,
या तो आप समसामयिक घटना केवल दो जगह की जानते हो, पहला मध्य प्रदेश की और दूसरा दिल्ली के आसपास घटने वाली घटना। ऐसा ठीक है, अगर कुछ नहीं होगा तो यही करेंगे आप कि हाल के समय में मध्य प्रदेश में ऐसा क्या देख लिया, है ना। तो समसामयिक घटनाक्रम आपको देखना है दक्षिण भारत के किसी राज्य की, नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य की, कामा कौन से राज्य की देखोगे, दक्षिण भारत के किसी राज्य की देखोगे या कहां की देखोगे, नॉर्थ ईस्ट की देखोगे, है ना। हो गया। चलो, कामा अधिकांश समसामयिक घटनाक्रम को आप देखेंगे विपक्षी दल वाली सरकार के पॉइंट्स को देखना है। कौन सा बोला हमने, बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जैसे मध्य प्रदेश, वहां पर केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार है तो विपक्षी दल की सरकार नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि कहां ऐसी है, जैसे कि रायपुर में, सॉरी छत्तीसगढ़ में किसकी दल की सरकार है, विपक्षी दल की सरकार है ना। तो विपक्षी दल की सरकार वाले राज्य को वहां पर कोड करना है। ठीक समसामयिक घटना जहां भी घट रही हो उसको अगर मौका मिल जाए डालने का तो जरूर डालना है। जैसे अभी महाराष्ट्र में एक ड्रामा हुआ, याद है आपको, एकनाथ शिंदे वाला हुआ, राज्यपाल का क्या रोल दिखा। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे के पहले एक बार और ड्रामा हुआ था कि नहीं, वहां पर राज्यपाल की किस प्रकार की भूमिका देखी गई, है ना, किस प्रकार लगातार ऐसा आरोप लगाया जा रहा। मैं नहीं बोल रहा हूं ना, आप बोलेंगे ऐसा, अब जब आप भी बोलेंगे तो ऐसा समाचारों में बार बार देखा गया है कि, यही लाइन रहेगी आपके नीचे, ऐसा समाचारों में बार बार देखा गया है कि, ठीक। अब आपने इस लाइन से अपने आप को बचाया, हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, समाचार पत्र बोल रहा है कि, अब रुक जाओ मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूं, है ना। जो भी यहां बात करोगे आप अपने आप को बचाते हुए करोगे, सही है। कैसे बचाते हुए करेंगे कि बार बार समाचारों में देखा गया है कि केंद्र में जो सरकार है वो राज्यों की विपक्षी दल की सरकार को किसी न किसी तरह गिराने, उसको वहां के लोगों को खरीद फरोख्त करने, इस टाइप का कुछ ड्रामा दिखाई पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे हाल के समय में महाराष्ट्र में ऐसे घटनाक्रम देखे गए और अभी झारखंड का ड्रामा चल रहा है ड्रामा। ठीक, ऐसा आपने बोला क्या, नहीं बोला। अब हो सकता है कि झारखंड का ड्रामा जब तक खत्म हो, महाराष्ट्र का ड्रामा खत्म हो गया, तब तक संभव है कि आपकी परीक्षा आ जाए। ये ड्रामा हो सकता है कि 2 साल बाद आपको लिखने मौका मिले, पीएससी ये कुछ नहीं कह सकते। फिर भी ये ड्रामा याद रखना है ना, कि पिछले, अभी हम हाल के समय में बोल रहे थे, अब उसको चेंज कर देंगे पिछले कुछ समय में, है ना, पिछले कुछ समय में। तो आपने मध्य प्रदेश में भी एक ड्रामा देखा कि नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी आ गई, 18 महीने नहीं रहे। महाराष्ट्र में ड्रामा देखा, फिर कहां ड्रामा देखा, अभी झारखंड में देख रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सभी दलों में, सभी राज्यों में यदि एक ही दल की सरकार हो जाएगी तब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र तो तब मजेदार होगा ना, यह सफल माना जाएगा जहां विपक्ष भी मजबूत हो। केवल सत्ता पक्ष मजबूत रहे ऐसा नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं। ठीक, ये आपके समसामयिक का पार्ट है। इस पार्ट को लिखते समय अपने आप को सेफ करते हुए लिखना है। हो गया। चलो, ये पॉलिटी के प्रश्नों में सामान्यतः हर प्रश्न लिखते समय दिमाग में बात रहना चाहिए। ठीक, यदि आप कोई बड़ा प्रश्न लिखते हैं, ये डिमांड कोई बड़े प्रश्न में व्यवहारिकता वाली आ जाएगी, है ना, तो वहां पर व्यवहारिकता वाले में कामा लगा के कौन से प्रश्नों में लिखोगे, बड़े प्रश्नों में। छोटे प्रश्न अगर 5 नंबर के होंगे तो आपके पास ये व्यवहारिकता वाला, करंट अपडेट वाला पार्ट एक लाइन बचेगी मात्र, क्योंकि बाकी तो आपको उस प्रश्न की डिमांड समझनी पड़ेगी ना, पड़ेगी कि नहीं। यानी कि बड़े प्रश्नों में आपको एक पैराग्राफ लिखने का मौका मिलेगा और लिखना ही है। बस लिखते समय दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण, समझ में आया, कैसा दृष्टिकोण चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण। ऐसा न लग जाए
कि आप जिस सरकार के लोगों के यहाँ कॉपी चेक करवा रहे हो उन्हीं सरकार के लोगों से क्या करवाओ, दुश्मनी मोल ले लो, तो ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने बार बार बोल रहा हूं कैसा दृष्टिकोण चाहिए, अप्रत्यक्ष वार करिए, प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन करना है। सही है। अगर थोड़ा सिनारियो भिन्न होता, भिन्न सिनारियो का मतलब कि सरकार आपके यहां पर दूसरे दल की होती और बहुत सारी बातें हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, और कॉपी चेक करने वाले दूसरे लोग बैठे होंगे, तो मामला कुछ ऐसे भी होता। ठीक है, ये सब चीजें भी थोड़ा ध्यान रखते हुए हमको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर आपकी जो पहली यूनिट है, कौन सा पहली यूनिट, निकाल लो सिलेबस, है ना। उस पहली यूनिट में देखिए भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन है, यानी संविधान निर्माण की शुरुआत की कहानियां कुछ। उसके बाद प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य तक। वहां लिखा है वैचारिक तत्व, देखो उसके सामने क्या लिखा है, वैचारिक तत्व। ठीक, अब आप यूनिट 1 डालें, यूनिट 1 डाल दिया, डैश। यूनिट 1 का कितने बोल्ट हैं, बोल्ट समझते हो, काला वाला गोला है ना, तो फर्स्ट बोल्ट लिख दो ताकि मेरे को अपनी बात कहने में आसानी होगी। फर्स्ट बोल्ट का मतलब समझ गए, हाँ जी, फर्स्ट बोल्ट का मतलब यह है कि पहले वाले में लिखा है भारतीय संविधान, उसका निर्माण, उसकी विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन है। ठीक, इस पूरे पार्ट को उसके सामने, पहले बोल्ट के सामने लिखो डैश करके तथ्यात्मक, फैक्चुअल। क्या लिखेंगे, फैक्चुअल लिखा। इसका मतलब है कि आपको इस पार्ट को, ये जो फैक्चुअल पार्ट है, कैसा पार्ट, फैक्चुअल पार्ट है, इसको थोड़ा फैक्चुअल तैयार करना पड़ेगा। जैसे भारतीय संविधान का एकमात्र लिखा है निर्माण, क्या लिखा है, तो स्वाभाविक है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी संविधान की समितियां बनी होगी। मैं फैक्चुअल्स लिखाने का मतलब समझो, मैं मानकर चल रहा हूं कि संविधान की समझ आपको है, ठीक, सोच कैसे बनानी है वो हमारा मैटर होता है। तो संविधान का निर्माण, उसकी संविधान निर्माण की बहुत सारी समितियां होगी। राजेंद्र प्रसाद किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, तो राजेंद्र प्रसाद लिखना है अपने को और उसकी समितियां लिखना है, 1 2 3। सही है, एक उदाहरण मैंने बता दिया। अब संविधान निर्माण के स्रोत हैं बहुत सारे आपके पास, है ना, संविधान निर्माण के स्रोत हैं, तो 3 स्रोत तो हमने लिखा दिया आपको, ब्रिटेन से, यूएसए से और कनाडा से। इसके अलावा सब चिल्लर काम है, कहीं कहीं से 1 1 2 2 लिया होगा, वो बहुत मिसलिनियस पार्ट बोलते। 3 महत्वपूर्ण बिंदु है और तीनों को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम है 1935 का, सही है। तो पहला पार्ट आपका फैक्चुअल है, वहां से 3 नंबर के प्रश्न होंगे, वहां 3 नंबर लिखो। पहला बोल्ट लिखा तथ्यात्मक, उसके सामने क्या लिखोगे, यानी इसको जब भी देखोगे तो कैसे देखोगे, 3 नंबर के हिसाब से देखोगे, सही है। और यहां से 3 नंबर के प्रश्न ही बनेंगे, ऐसा सोच भी बनाओ, ओके। जैसे कि भारतीय संविधान का निर्माण है, लेकिन 3 नंबर के प्रश्न यहां से संविधान की समितियां, संविधान के स्रोत, अंतरिम सरकार में कौन कौन सा मंत्री था, प्रथम स्वतंत्रता के बाद बनी पहली मंत्रिमंडल में कौन था, आदि आदि बहुत सारे कैसे प्रश्न होंगे, तथ्यात्मक प्रश्न होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। संविधान निर्माण की कितनी बैठक हुई, अभी इस बार पूछ लिया 5वीं बैठक, ये वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, उसमें लिखा है विशेषताएं, क्या लिखा है, विशेषताएं देखो अच्छे से। ठीक, हमारी आदत गलत है, अब वो बताना चाह रहा हूं। हम क्या करते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए, 11 नंबर का प्रश्न आएगा ऐसा समझते हैं, कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे प्रश्न हैं जो 11 नंबर के आएंगे। तब इतना सरल और ट्रेडिशनल, सरल की जगह, सरल के साथ क्या बोला मैंने, ट्रेडिशनल, है ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। किसी जमाने में 2003 में अगर आप मेंस लिखते होते तो एमपीपीएससी ऐसे चलता था, भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए 60 नंबर,
कितने नंबर, समझ में आया? अब वो जमाना खत्म हो गया, अब थोड़ा एनालिसिस करने वाले प्रश्न आते हैं। ओके, तब ये तो तय हो गया कि भारतीय संविधान की विशेषताएं में से 11 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन 5 नंबर का प्रश्न आएगा। 5 नंबर का प्रश्न कैसे आएगा, है ना, वो पता होना चाहिए। और यदि मुझे लिखने बोलते कि भारतीय संविधान की विशेषता कभी आ भी जाए, तो मैं लिखित संविधान, बड़ा संविधान, ये फालतू की बातें लिखता ही नहीं, मैं उनको एक लाइन में लिखता, जो मूलभूत बातें हैं उसको लिखता। जैसे यहां पर 5 नंबर का प्रश्न क्या बनेगा कि भारतीय संविधान संघात्मक और संसदीय व्यवस्था का मिश्रण है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न समझ में आया? क्या बोला हमने, लिख लो एक, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या बोला, संसदीय एवं, सॉरी, संघात्मक एवं संसदीय दोनों एक ही है, संसदीय एवं संघात्मक, संसदीय एवं संघात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। सही है? ये प्रश्न का आंसर जेब में रहना चाहिए, चलते फिरते होना चाहिए। समझ गए? ध्यान से फिर से सुनते हैं। प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान संसदीय व्यवस्था एवं संघात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन, संघात्मक व्यवस्था यूएसए, दोनों का मिश्रण कनाडा। को समझ में आया? दोनों का मिश्रण कनाडा। ठीक, ऐसे प्रश्न की डिमांड होगी। सही है? चलो फिर बात करेंगे उस पर। मैंने एक क्लू दिया हूं आपको कि यहां अगर कोई प्रश्न विशेषता पर पूछा जाएगा तो कैसे होगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। सही, चलो आगे बढ़ें थोड़ा सा। अब आते हैं मूल ढांचे पर। मूल ढांचे पर उन्होंने पहले भी प्रश्न पूछा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना होगी। हो सकता है कभी यह प्रश्न 11 नंबर का आ जाए या कभी 5 नंबर का आ जाए। ठीक, तो मूल ढांचा पूछे या ना पूछे, फिर से बोल रहा हूं, मूल ढांचा पूछे या ना पूछे, आपको मूल ढांचे की समझ चाहिए और इसका यूटिलाइजेशन भी आना चाहिए। किसका? मूल ढांचे का, है ना। ठीक, तो मूल ढांचा के सामने आईएमपी लिख दो, का मतलब यह महत्वपूर्ण है। कौन? मूल ढांचा। इसकी समझ भी चाहिए, इसका विवाद भी पता होना चाहिए, इस पर आज क्या स्थिति है, कैसे विवाद शुरू हुआ, क्यों हुआ, अब क्या स्थिति है, ये सब कुछ आपको चाहिए। किस पर? मूल ढांचे पर। और आज मूल ढांचे के संदर्भ में हम किस जगह खड़े हैं, सही है, किस जगह खड़े हैं ये पता होना चाहिए। ठीक, प्रमुख संशोधन। एक बार इन्होंने 2015 में 44वां संविधान संशोधन को 15 नंबर में पूछ लिया था। किसको? 44वां संविधान संशोधन। ठीक, तो संविधान संशोधन में डैश मारो, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन आपको अनिवार्यतः पता होना चाहिए। ठीक, तथ्यात्मक नहीं। फिर से बोल रहा हूं, 42वां और 44वां संशोधन केवल तथ्यात्मक पता नहीं होना चाहिए, बल्कि 42वां संविधान संशोधन के पहले की पृष्ठभूमि और 44वां संविधान संशोधन के पहले की पृष्ठभूमि, ये दो बातें हो गई। तो 42वां संविधान संशोधन के नीचे भी डैश के मार के लिखोगे, उसकी पृष्ठभूमि चाहिए, और 44वां के नीचे भी क्या चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि चाहिए। और इन दोनों संविधान संशोधनों के, चाहे वो इंडिविजुअल पूछे जाए या साथ में पूछे जाए, दोनों के दूरगामी परिणाम ये भी लिखना है। मतलब अगर 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता है तो 3 पार्ट होंगे। ऐसे यदि आपको क्वेश्चन पूछा गया 42वां संविधान संशोधन, यस, ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन के जितने तथ्य हैं यही लिखकर आप आएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ये 42वां संविधान संशोधन लिखने के पहले इसकी पृष्ठभूमि लिखना है।
क्यों लाया गया 42वां संविधान संशोधन? ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन कब आया? 76 में। इसके पहले की पृष्ठभूमि क्या है? आपातकाल है। क्या है भाई? आपातकाल है। और ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में दूरगामी, क्या भाई? दूरगामी क्या आया? परिणाम। कहां तक? ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से 42वें संविधान संशोधन को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? कट करें और पेस्ट मारे 44 को, 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि में 42वां संविधान संशोधन आ जाएगा और 44वां संविधान संशोधन के पार्ट आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे, और उसका दूरगामी परिणाम आगे आधारभूत ढांचे के रूप में दिखेगा। सही है, वो बातें आगे करना पड़ेगा। हो गया? चलो, तो संविधान संशोधन संभव है, ये पीएससी वाले कुछ भी करते हैं। यदि यही प्रश्न 11 नंबर में एक बार पूछा उन्होंने, ठीक, तब आपके हालात खराब नहीं होने चाहिए, है ना। इसके अलावा कुछ 3 नंबर में बोल रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट संविधान संशोधन 3 नंबर में आएगा। लेटेस्ट वाला जो हुआ होगा, है ना, उनको आप 3 नंबर में जान लीजिएगा। संभव है कि 3 नंबर में उन्होंने लेटेस्ट नहीं पूछा, तो एक बार पूछ लिया था कि सिंधी भाषा को संविधान संशोधन कौन सा था, कब जोड़ा गया, ऐसा कुछ पूछा था उन्होंने। जो भी पूछा था, ऐसा पीछे का कोई उठा के पूछ लेंगे। तो आपको पूरे संविधान के संशोधनों की लिस्ट याद करना बेवकूफी भरा अभियान होता है। आप अपने पूरे मेंस के आंसर लिखने के दौरान किन किन संविधान संशोधनों का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उतना तो आपको जरूरी है। पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, वो जरूरी वाले में, है ना, सही है कि नहीं। 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, ऐसे चलते जाइए, 52वां, ठीक, 24वां, 25वां। पूरे मेंस के दौरान बहुत सारे संविधान संशोधन को आप क्या कर लेते हो, पूरे संविधान संशोधन को यूज करते हो, बहुत सारी जगह करोगे। ठीक है, वो एक बात हो गई। चलो, तो संविधान संशोधन 3 नंबर में होगा, ऐसे जानते। बोल्ट नंबर 2, दूसरा बोल्ट है, उस बोल्ट में ऑलरेडी उन्होंने लिखा है वैचारिक तत्व। क्या लिखा है, देखो आप अच्छे से, है ना, ठीक, क्या लिखे हैं, वैचारिक तत्व लिखा है। और उस वैचारिक तत्व में आपके पास उद्देशिका यानी प्रस्तावना है ना, क्या है, प्रस्तावना पूछी नहीं जाएगी, लेकिन प्रस्तावना का यूटिलाइजेशन करना है। पहला, बहुत सारे प्रस्तावना के शब्द हैं जिनका अर्थ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट इज समाजवाद, है ना, गणतंत्र, लोकतंत्र, संप्रभुत्व, संपन्न, ऐसा लिखा है बहुत सारा शब्द। हर शब्द का एक्यूरेट अर्थ चाहिए। एक्यूरेट बोल रहा हूं, यदि आपने समाजवाद पहले नहीं रखा था तो क्यों, 42वां संविधान संशोधन से समाजवाद क्यों जोड़ा, वो पता होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता पहले नहीं जोड़ा था, बाद में क्यों जोड़ा, ये भी पता होना चाहिए। और अखंडता शब्द जोड़ा, कौन सा शब्द, इन सब के अलावा भी प्रस्तावना की अच्छी समझ चाहिए। बहुत बार अपने प्रश्नों के आंसर लिखते समय आपको इसको कोड करना पड़ेगा, प्रस्तावना को, क्योंकि वो हमारा एक परिचय पत्र है, एथेंटिक दस्तावेज है। ठीक है, उसकी समझ तो चाहिए ही चाहिए। अगला, उस पूरे प्रस्तावना वाले पार्ट में बहुत सारे वैचारिक तत्व हैं। समाजवाद एक वैचारिक तत्व है, विचारधारा है। समाज के हित में, समाज के पक्ष में सभी प्रकार के उत्पादन और वितरण के संसाधन हो, ऐसी विचारधारा को क्या बोलेंगे, समाजवाद बोलेंगे। इसीलिए वहां पर लिखा है वैचारिक तत्व। लिखा, क्या लिखा है, वैचारिक तत्व लिखा, समझ में आ गया। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखना है।
कि यदि ये वैचारिक तत्व है तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में जो भी हमारे दार्शनिक या संविधान निर्माता लोग रहे, उन संविधान निर्माताओं ने जो स्टेटमेंट दिए होंगे, इनके साथ उनके स्टेटमेंट को उल्टे इन्वर्टेड कामा में लिखना ही है। ठीक, वहां लिखो। किसके? संविधान निर्माताओं के कथन लिखना ही है। यही वैचारिक तत्व है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अंबेडकर जी ये कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र की तुलना में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक न्याय की दृष्टि की तुलना में सामाजिक और आर्थिक न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर मुझे वरीयता देने की बात कहें तो मैं पहले किसको वरीयता दूंगा? सामाजिक और आर्थिक न्याय को दूंगा। यही बात उन्होंने दोहराई थी, वो गांधी जी की बात थी। सही है, ये कैसा पक्ष हुआ? वैचारिक तत्व। ठीक, वैचारिक तत्व लिखना है मतलब उनके स्टेटमेंट लिखना है। किसके स्टेटमेंट? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार डैश उल्टे इन्वर्टेड कामा में इस फंडामेंटल राइट डीपीएसपी पर स्टेटमेंट लिखना ही है आप, है ना। मैंने एक उदाहरण बता दिया अभी। आपको भी मालूम है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा किसने? अंबेडकर जी ने कहा था ना, आता कि नहीं? सही है। और राज्य नागरिक संबंधों पर गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही है। गांधी जी इस बात के पहले से ही विरोधी थे कि राज्य को शक्तिशाली बिल्कुल नहीं बनाना है, बल्कि पंचायती राज संस्थानों को शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और वो ग्राम राज्य को राम राज्य बोल रहे थे। कौन? गांधी जी। तो बहुत सारे दार्शनिक बातें उन्होंने कही है, वो स्टेटमेंट यहां लिखना है। सही है। किसके पक्ष में नहीं थे गांधी जी? राज्य को क्या बनाने के? शक्तिशाली बनाने के पक्ष में नहीं थे। मतलब राज्य का केंद्रीकरण वो नहीं चाह रहे थे। कौन? गांधी जी। क्योंकि उन्होंने देखा था यार कि ब्रिटिश राज्य के पास जब पावर ज्यादा हो गए थे तो मनमानी कर दिया उन्होंने, निरंकुश शासन हो गया। हुआ कि नहीं? तो जब जब राज्य को क्या मिलेगा? सत्ता या पावर बहुत ज्यादा मिल जाएगा तो नुकसान होने वाला है, इसलिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। उसमें लिखा क्या था? क्या लिखा है? वैचारिक तत्व लिखा। इसलिए आपको किसी न किसी के स्टेटमेंट, जब आप सुभाष कश्यप को पढ़े सुभाष कश्यप? आप लोग सुभाष कश्यप पढ़े ही नहीं हो। आप पढ़ते हो वो पुस्तक जिसमें कठिन कठिन शब्द है। कौन सी? लक्ष्मीकांत। मैं लक्ष्मीकांत का विरोधी नहीं हूं, लेकिन क्या होता है कि पहले आपको सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए। जब आपकी पूरी समझ बन जाएगी तब वहां का समझ में आएगा। लिखा उन्होंने सबसे अच्छा है, लेकिन भाषा कैसी है? थोड़ी जटिल है, थोड़ी क्लिष्ट है। इस चक्कर में हमारे दिमाग पर लोड पड़ने लगता है। हर बात पुस्तकी या क्लिष्ट बातें लिखोगे तो न तो आपको याद रहने वाली है, ना आप लिख पाओगे। सरल पढ़िए, सरल लिखिए। जांचने वाला भी सरल ही चाहता है। व्यवहारिक बातें लिखिए, पुस्तकी बातें नहीं। ठीक है, चलो एक और बात। अगला लिखा है आपके पास थर्ड बोल्ट। उसमें वैचारिक तत्वों में क्या लिखना पता चल गया? चला ना। उनकी डिबेट में बहुत सारी बता दूंगा, डिस्कस बता दूंगा क्या लिखते हैं। बाकी फैक्ट आपके पास है, वो आप लिखते रहिएगा। चलो अगले नंबर पर आए। अगले नंबर का बिंदु है और उसमें एक शब्द लिखा है संघवाद। क्या लिखा है? संघवाद लिख दिया। संघवाद लिखते से ही ये तय हो चुका था कि भाग नंबर 5 से भाग नंबर 10 तक, भाग नंबर 5 से भाग नंबर 10 तक जितने भी पार्ट हैं आपके, है ना, उसमें भाग नंबर 5 और 6 उस संघवाद का पार्ट था, ऐसा मान लो। क्योंकि संघवाद में संघ और राज्य के संबंध की बात होगी, तो संघवाद के सामने लिख दो भाग 5 और भाग 6। भाग 5 और भाग 6। ठीक, भाग 5 में संघ है, फिर संघ में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका है कि नहीं? तीनों है। ठीक, उन तीनों के बीच में शक्ति का पृथक्करण है। किसके किसके बीच? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण है ना, वो आपका पार्ट होगा। ठीक, वहां बोला उन्होंने संघवाद, तो संघवाद के सामने भाग 5 और क्या लिख दिया? भाग 6। और भाग 5 के सामने लिख दो, अच्छी बात होगी। भाग 5 के सामने
कार्यपालिका के बाद विधायिका, फिर न्यायपालिका। ठीक, और उन तीनों के सामने डैश मार के शक्ति का क्या, पृथक्करण। हो गया, शक्ति का पृथक्करण है। यही बातें भाग 6 में होगी ना। चलो, शक्ति का पृथक्करण पर प्रश्न हो सकता है। आगे आपके सिलेबस में देखिए, संघवाद खत्म। इसका मतलब आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के बारे में शक्ति पृथक्करण पर बात करनी है संघवाद में। आगे देखिए, केंद्र राज्य संबंध दिया है क्या, केंद्र राज्य संबंध नीचे लिखो। उनका एक पेटेंट प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध पर। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध डैश। केंद्र राज्य संबंध का मतलब है शक्ति का विभाजन। ऊपर में क्या लिखा था आपने, शक्ति का पृथक्करण। अब क्या लिख रहे हो आप, शक्ति का विभाजन। सही, या उसी प्रश्न को वो बदल देते हैं कि संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध केंद्र संघ की ओर झुका हुआ है। लिखो, केंद्र राज्य संबंध केंद्र की ओर झुका हुआ है, केंद्र की ओर झुका हुआ है। ये उनका पेटेंट प्रश्न है। शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, केंद्र राज्य संबंध केंद्र की ओर झुका हुआ है, केंद्र राज्य संबंध केंद्र की ओर झुका हुआ है। ये उनके पेटेंट प्रश्नों में से है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पूरा का पूरा न्यायपालिका का ढांचा है ना, अगले नंबर पर। तो वहां पर आप लिखो न्यायपालिका, नीचे न्यायपालिका के सामने डैश करो। न्यायपालिका के सामने डैश मारा और उसके सामने 3 शब्द भारत में अनिवार्यतः जुड़े रहना चाहिए। न्यायपालिका बोला नहीं तो 3 शब्द पीछे से आ जाएगा। पहला, उसी के साथ लिख दो, स्वतंत्र होने चाहिए। न्यायपालिका के सामने क्या लिखोगे, स्वतंत्र, कामा, निष्पक्ष। स्वतंत्र के कामा लगा क्या लिखा, निष्पक्ष। और अगर हम अमेरिका में होते तो यहीं तक रुक जाते, हम अमेरिका से इंडिया आ गए, है ना। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र और क्या है, निष्पक्ष है, तो ये संघात्मक व्यवस्था है। लिखना नहीं भाई, है ना। कैसी व्यवस्था है, संघात्मक है। लेकिन हमने इसके साथ में संघात्मक मतलब ब्रिटेन यूएसए के समान हो गया। यदि किसी देश की उच्चतम न्यायालय कैसी हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, तो ये संघात्मक ढांचे की मूल विशेषता में आएगा। जब भी जहां संघ बनेगा वहां ये 2 चीजें अनिवार्यता न्यायपालिका के साथ जुड़ी होगी। क्या क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक, लेकिन हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा कि भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मकता का क्या है, मिश्रण है। ठीक, तो कामा लगाओ और मिश्रण बनाओ, एकीकृत, है ना। कैसा कर दिया आपने, एकीकृत कर दिया। यहां देखो, इस पिरामिड के शिखर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट है, और इसके नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और इसके नीचे बहुत सारी अधीनस्थ न्यायालय है। ये पिरामिड के अनुसार है। यदि आप अमेरिका में होते तो अमेरिका में वहां के हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। कहां पर, अमेरिका में क्या नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में होती ही नहीं है। ठीक, लेकिन हमारे यहां इसका मतलब है कि हाई कोर्ट की अपील कहां नहीं होती, हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में होती ही नहीं। कहां, अमेरिका में। इसका मतलब मूल अधिकारों का संरक्षण दाता अमेरिका में कौन है, हाई कोर्ट है, क्योंकि उसके विरुद्ध अपील नहीं होना है। समझ गए। लेकिन इंडिया में एक विलक्षण प्रयोग किया गया कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध अपील कहां सुनी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है। इसका मतलब आपने पूरे ढांचे को एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया ना। और जहां पर ढांचा एकीकृत हो जाता है, एक बन जाता है, वहां ब्रिटेन आ जाता है। क्या आ जाएगा, ब्रिटेन में कैसी प्रणाली है, एकीकृत है। समझ में आया। ठीक, तो एक शब्द का कितना महत्व है
यही बात पॉलिटी के प्रश्नों में महत्वपूर्ण है। पहली बात जान लीजिए, हलते ही कोई शब्द मत लिखिएगा, नहीं तो चुप रह जाइए। पॉलिटी में विशेषकर बोल रहा हूं, बाकी विषय में चल जाएगा। आपने हिस्ट्री में क्या लिखा, ज्योग्राफी में क्या लिखा, है ना, समाजशास्त्र में क्या लिख दिया, मन से भी लिख दिया, यहां नहीं चलेगा। यहां अगर आपने एक शब्द भी ऊपर नीचे किया तो नंबर कट जाएंगे। इसलिए बहुत माप तौल कर पॉलिटी के प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, चलो, न्यायपालिका के सामने कितने शब्द आए? 3 शब्द आए। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये अनिवार्य शर्त है उसकी। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो निर्णय नहीं दे पाएगी। किसी के दबाव में निर्णय देगी तो दबाव सही, निर्णय सही होगा नहीं। और साथ साथ उसको कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना, छोटा है या बड़ा, सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक, याद रहेगा, ये न्यायपालिका के दृष्टिकोण से सोचना है।